एक घने जंगल में पुराना नुकीला पेड़ खड़ा था जो सदियों से वहां था। इसकी मुड़ी हुई शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थी और इसका तना मोटा और मजबूत था। लेकिन पेड़ के बारे में कुछ भयानक भी था। कुछ ने कहा कि ये एक भूत द्वारा शापित था। कहानी के मुताबिक एक व्यक्ति को कई साल पहले एक ऐसे अपराध के लिए पेड़ से लटका दिया गया था जो उसने किया ही नहीं था। उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली थी और कहा जाता था कि वो अभी भी पेड़ के पास ही रहती है। कुछ ने शाखाओं से लटके हुए व्यक्ति की भूतिया आकृति को देखने का दावा किया, जबकि अन्य ने देर रात उसकी दर्द भरी चीखें सुनने की बात कही थी। डरावनी कहानियों के बावजूद कुछ लोगों ने अभी भी जंगल में घूमने का साहस किया और युवा प्रेमियों के मिलने के लिए ये पेड़ एक बहुत ही अच्छा जगह था। लेकिन एक अंधेरी तूफानी रात 4 दोस्तों के एक समूह ने जंगल में डेरा डालने और कैंप फायर के आसपास भूतों की कहानियां सुनाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, उन्होंने पुराने पेड़ की दिशा से अजीब आवाज़ें सुनी। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें तेज और बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती चली गई। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी और वो उसकी उपस्थिति की ठंडी ठंडक को महसूस कर सकते थे। घबराते हुए दोस्तों ने सामान समेटने के लिए हाथापाई की, लेकिन तभी अचानक जोर की आंधी आई और दोस्तों को कुछ समझ आए इससे पहले उन सब को उड़ा कर ले गई। वो सब बेहोशी की हालत में थे। जब उन सब को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो सब उस भूतिया पेड़ से उल्टे लटके हुए हैं। ये देखकर सभी चीखने लगे। तभी दूर से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ते हुए उनकी तरफ आया और उनके आसपास आकर चक्कर लगाने लगा। अचानक उन चमगादड़ों के बीच में से वो पेड़ वाला भूत एकदम से बाहर निकल आया। पहले तो उन्हें देखकर भयानक आवाज में जोर जोर से वो हंसने लगा और उसका हंसना रुकते ही वहां पूरा अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब दोस्तों को होश आया तो उन्होंने पाया कि वो लोग उसी पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। मगर उन्होंने एक बात पर गौर किया कि वहां का माहौल अब कुछ बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग पुराने वक्त में आ चुके हैं, यानी कि बहुत समय पहले आ चुके हैं। तभी वहां पर उनकी आंखों के सामने जैसे एक याद सी तैरने लगी। उन्हें नजर आने लगा एक चरवाहा जो कि शाम के वक्त अपनी बकरी को लेकर वापस गांव की ओर लौट रहा था। तभी उस चरवाहे को जंगल में एक लड़की की लाश मिली। चरवाहा उस लाश की नब्ज टटोलने लगा, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की कब की मारी जा चुकी थी। चरवाहा अभी वहां खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसके पांव डर के मारे कंपकपा रहे थे। तभी अचानक ही वहां पर 4-5 लोग आ पहुंचे और उन्होंने उस हत्या का इल्ज़ाम उस चरवाहे पर ही डाल दिया। चरवाहा चीखता रह गया कि उसने ये नहीं किया, उसे तो बस ये लाश अभी ही मिली है। मगर किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। उस चरवाहे को पकड़कर गांव में लाया गया। उसके घर वालों ने भी बहुत गुहार लगाई, मगर किसी ने भी कुछ नहीं सुना और उस चरवाहे को उस पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार दिया गया। उसके बाद उन्हें नजर आया उस गांव का मुखिया जो कि अपने बेटे को किसी बात के लिए फटकार लगा रहा था। और फिर मुखिया ने अपने बेटे से कहा, इस बार तो मैंने संभाल लिया, मगर
आगे से मैं ये सब नहीं कर सकता। उस बेचारे की जान चली गई तुम्हारे चलते। ये सुनकर उन लड़कों को पूरा मामला समझ आ गया। अब तक जो वो लोग किसी और की आंखों से एक याद को देख रहे थे, अब उनकी आंख अपनी असल दुनिया में खुली। अपने वक्त में वो लोग तुरंत उस गांव में पहुंचे और गांव में पहुंचकर मुखिया के लड़के को ढूंढा। मुखिया का लड़का जो कि अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और बस मरने की कगार पर ही था। उन्होंने मुखिया के लड़के को पूरी बात बताई और ये भी इल्ज़ाम डाला कि उस लड़की को चरवाहे ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। मुखिया का लड़का जो कि अब मरने की कगार पर ही था, बिस्तर पर पड़ा था, उसने सब कुछ कबूल लिया। कहते हैं उस दिन के बाद से उस पेड़ के आसपास किसी को भी कुछ अजीब महसूस या फिर कुछ अजीब सुनाई या दिखाई नहीं दिया। कहते हैं कि शायद अब उस चरवाहे की आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर मैं खिड़की से सिर निकाल कर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकाल कर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो, मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज़ ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है।
एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रहे थे। मैंने वापस से उसे आवाज़ लगाई मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज़ दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब बढ़ने लगी। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। मैं अपने दोस्त रवि के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले में घूमने गया था। टीकमगढ़ में रवि के चाचा जी सरकारी महकमे में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। अंततः हम दोनों को उनके घर पर एक सुंदर सा कमरा दे दिया गया। चूँकि चाची किसी काम से अपने मायके गए थे, इसलिए हम लोगों के खाने का इंतज़ाम हरिराम नाम के एक खानसामा के हाथ से था। कुछ दिन के बाद जब चाचा जी के साथ अस्पताल के देखने लायक स्थानों पर बात चल रहे थे तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है जिस पर काली माता का मंदिर है। उसे विंध्याविष्णुनी कहते हैं। मंदिर पहाड़ पर बना है। गाड़ियाँ पहाड़ के नीचे छोड़कर पैदल चढ़ना होता है, पर शाम से पहले वापस आना ज़रूरी है। शाम के बाद उस इलाके में एक शेरनी घूमती है और अगर किसी कारण से देर हो जाए तो रात बिताने के लिए नीचे एक डाक बंगला है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। खबर सुनकर हम दोनों बेहद ही खुश हो गए और जाने का प्रोग्राम बनाया। चाचा जी ने डाक बंगले के खानसामा रहीम मियाँ को खबर कर दिया, वो खाने की व्यवस्था रखेगा। हम लोग एक सरकारी जीप में सवार होकर निकले। रास्ते में घना जंगल और उसकी खूबसूरती, चिड़ियों की तरह तरह की सुरीली आवाज़, बीच बीच में बंदरों और हिरनों की टोलियाँ हमारे घूमने के विचारों को सार्थक कर रहे थे।
आखिर हम उस पहाड़ के नीचे बने हुए उस डाक बंगले में पहुंच गए। गाड़ी वहीं छोड़ सामान कमरे में रखकर हम चाय पी रहे थे। तभी खान सामा रहीम मियाँ ने बताया कि वो हमारे लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि ये शेरनी आजकल दिन में भी घूम रही है। उसने पिछले कुछ दिनों में आसपास के कई इलाकों में इंसानों पर हमला भी किया है। चाचा जी ने हमें एक राइफल दी थी साथ में रखने के लिए। साथ ही हमारा ड्राइवर ओमकार भी इस इलाके से काफ़ी परिचित है, क्योंकि उसका गांव ओरछा भी पास ही था। हम लोग पहाड़ी पर स्थित उस मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। खड़ी चढ़ाई और आदत ना होने की वजह से हम लोग जल्दी ही थकने लगे थे। पर जब ऊपर पहुंच गए और वहां से चारों ओर का नज़ारा देखा तो दिल खुश हो गया। वाकई आना सार्थक हुआ। दोपहर तक एकाएक काले बादल छाने लगे तो ओमकार ने हमें तेजी से नीचे चलने को कहा, क्योंकि तेज बारिश के आसार बन गए थे। हम उन खूबसूरत वादियों को छोड़कर तेजी से उतरने लगे और तभी हमें दूर कहीं शेर की गर्जन सुनाई दी, जिससे हमारी गति और भी तेज हो गई और तकरीबन दौड़ते हुए हम नीचे जीप तक आ पहुँचे। जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। पहले धीरे फिर बहुत तेज, साथ में चलती तेज हवा चारों ओर पेड़ों का मस्त हाथी की तरह हिलते हुए हमारे डर को मानो और भी बढ़ा रहा था। सोने पर सुहागा थे वो घनघोर काले बादल और तेज बारिश। तभी काफ़ी पास से शेर की दहाड़ से हम लोग डर गए। ओमकार भाई ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग जीप से नहीं उतरेंगे। जीप जंगल सफारी वालों की तरह ही चारों ओर से सरियों से सुरक्षित हुई थी और पूरी तरह कवर्ड थी। इसमें हम उस तरह की स्थिति में थे जैसे जू में शेर होते हैं। बिना किसी परेशानी के जब हम लोग डाक बंगले में पहुंचे तो देखा खान सामा रहीम मियाँ बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। हमें सुरक्षित देख उनकी जान में जान आई। तेजी से हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बना लाए, फिर साथ बैठकर बात करते रहे। रहीम मियाँ हम लोगों को वहाँ की कई कहानियाँ सुनाते रहे। बाहर तेज बारिश, कड़कती बिजली, शेर की दहाड़, सब कुछ मिलजुल कर माहौल काफ़ी डरावना बना रहे थे। रात के खाने की मेज पर रहीम मियाँ को फिर कुछ कहानियों के लिए जोर देने पर वो कुछ विचलित हो गए और उन्होंने धीरे से कहा, रात में अगर कोई दरवाज़ा बजाए तो खोले ना। जानवरों के अलावा कई तरह की और भी विधाएँ हैं जो आप लोगों को मैं नहीं बता सकता, आप लोग डर जाएंगे। रवि ने अपनी राइफल को थपथपाते हुए कहा, मियाँ जी फिक्र ना करें, हम लोग देख लेंगे। रहीम मियाँ ने बात को तूल ना देते हुए सिर्फ घुमा दिया और फिर दूसरी बातें करने लगे। खाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। तभी डाक बंगले के गेट के खुलने की आवाज़ हुई और हम सब चौकन्ना हो गए। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई ज़ोरों से। रहीम मियाँ बेहद परेशान हो गए। तेजी से बोले, मत खोलना, कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। पर फिर दस्तक हुई, इस बार काफ़ी ज़ोरों से, साथ ही एक महिला का आवाज़ भी आई, मेरी जान बचाए, मेरे पीछे शेर पड़ा है, दरवाज़ा खोलें। रहीम मियाँ की बात को अनसुना कर रवि ने तेजी से दरवाज़ा खोला। सामने कीचड़ में लथपथ एक लड़की खड़ी थी जो तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब लोग उसे देख रहे थे। कपड़ों से अच्छे परिवार की दिख रही थी, पर अकेली इस जंगल में क्या कर रही थी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे हम लोग। कुछ पूछते उससे पहले ही उसने कहा वो अपने रिसर्च के काम से आई थी और उसकी टीम वाले शेर के डर से
गाड़ी लेकर निकल गए। वो पीछे छूट गई और शेर उसके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से ये डाक बंगला देखकर आवाज़ दी। तभी रवि बोला, आप पास के कमरे में जाकर साफ़ हो जाइए, फिर आकर खाना खा लें और सो जाएं। सब लोग खा पी कर सो गए। रात को बारिश थोड़ी भी नहीं कम हुई, इसलिए सभी अपने कमरों की खिड़कियों को अच्छे से बंद कर कर सोए थे। सोने के थोड़ी देर के बाद ही लाइट चली गई, पर वातावरण में नमी के चलते सोने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एकाएक रवि की नींद खुल गई। देखा हमारे कमरे में एक शेर बैठा हल्के से गुर्रा रहा है। उसने तेजी से बगैर किसी तरह के सोच के बंदूक उठाकर गोली चला दी। शेर तेजी से उस लड़की के कमरे के अंदर घुसा और लड़की की एक चीख उभरी। मेरी नींद गोली की आवाज़ से खुल गई। देखा तो रवि राइफल लेकर बाहर की ओर निकल रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। लड़की के कमरे में कोई नहीं था। ज़मीन पर खून की एक लकीर थी, मानव कदमों के निशान खून में डूबे हुए, एक खुली खिड़की तक जाते हुए। अब तक सब लोग जमा हो गए थे। वहाँ गोली की आवाज़ से सभी जाग गए थे। सभी मिलकर बाहर निकल खून की धारा और इंसानी पैरों के निशान जंगल की ओर जाते साफ दिख रहे थे। पर आश्चर्य, कोई शेर के पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। रहीम मियाँ हम लोगों को तकरीबन खींचते हुए अंदर ले आए। दरवाजे और खिड़की को बंद किया। ज़मीन पर बैठकर अपने हाथ ऊपर उठा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मुसीबत टल गई। रवि सिर झुकाकर बैठा था कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही रहीम मियाँ बोले, भैया आपको अभी तक समझ नहीं आया क्या? सभी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। वो बोले, घर चारों ओर से बंद था, फिर शेर अंदर आया कहाँ से? गोली लगने के बाद अगर लड़की को उठा कर लेकर गया तो वो इंसानों के पैरों के निशान ही सिर्फ क्यों बने? चलिए अगर लड़की के पैरों के निशान बने भी किसी तरह से, तो शेर जो उसको उठा कर ले गया उसके पैरों के निशान कहाँ है? ना ही कमरे में, ना ही गीली ज़मीन पर। यही वजह था कि मैं आप लोगों को दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर रहा था। रवि और मैं, हम दोनों इस सोच में डूब गए कि आखिर वो थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।